जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3513 से 3515। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। यह अकल्पनीय आयु वाला एक प्राचीन शहर था। इस शहर के लेआउट की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं बता सका। शहर की दीवारों पर समय के निशान उकेरे गए थे। समय ने उन पर धब्बेदार निशान छोड़े थे, लेकिन वे अभी भी मौलिक अराजकता में खड़े थे। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की सुरक्षा के बिना प्रारंभिक अराजकता में एक शहर का निर्माण करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी अधिक कठिन था। यहाँ तक कि फॉर्चून हेवनली मोनार्क की ताकत और फॉर्चून डिवाइन राजवंश की संपत्ति के साथ भी वे केवल 10 महान दिव्य शहरों में से एक का निर्माण करने में कामयाब रहे। अन्य केवल उपग्रह शहर थे जो जीवित रहने के लिए 10 महान दिव्य शहरों के कानूनों के संरक्षण पर निर्भर थे। और ये 7 एब्सोल्यूट सिटी एक ऐसा शहर था। ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, यहाँ तक कि 10 महान दिव्य शहरों से भी अधिक समय तक। इसका निर्माण कब हुआ, यह कोई नहीं जानता। वे केवल इतना जानते थे कि यह 7 निरपेक्ष शहर तब से यहाँ है जब तक लोग याद कर सकते हैं, और यह पहले से ही समय के अनुसार गढ़ा जा चुका था। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसे किसी ने नहीं देखा था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली अफवाहें थीं कि यह शहर मार्शल युग की शुरुआत में ही प्रकट हुआ था। अनादिकाल से इसका स्थान कभी नहीं बदला था, मानो यह आदिम अराजकता में अनंत काल से अस्तित्व में था। कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि यह 7 एब्सोल्यूट सिटी कुछ युगों पहले की रचना हो सकती है। लेकिन भले ही यह कुछ युगों पहले की प्राचीन वस्तु हो, लेकिन उन्होंने जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 7 निरपेक्ष शहर कई युगों पहले से ही अस्तित्व में था। ये सिर्फ इतना था कि यह बहुत लंबा हो गया था। बार बार महान सर्वनाश का अनुभव करने के बाद कई प्राचीन वस्तुएं या तो मर गईं या गहरी नींद में सो गईं। प्राचीन युगों के कई महाशक्तियों ने वास्तव में केवल हाल के युगों में ही दांव हासिल किया था। हर बार जब महान सर्वनाश होता, तो सम्राट क्षेत्र से नीचे के लोग मूल रूप से नष्ट हो जाते। सम्राट क्षेत्र के सम्राटों को अपनी रक्षा करना कठिन लगेगा। यद्यपि स्वर्गीय आदरणीय स्वयं की रक्षा कर सके, उनमें से कई की मृत्यु हो गई। इसलिए महान सर्वनाश का उल्लेख करते समय स्वर्गीय आदरणीय के भाव बदल जाएंगे। यह अकल्पनीय रूप से भयानक था। दूसरी ओर ये 7 पूर्ण शहर स्वर्ग और पृथ्वी के महान सर्वनाश से बार बार जीवित रहने में सक्षम था, जैसे कि यह अनादिकाल से नहीं बदला था। इससे निस्संदेह कई लोगों को यह अनुमान लग गया कि इस शहर में कोई असाधारण विशेषज्ञ जरूर रहता है। वास्तव में इस शहर की अपनी व्यवस्था थी। प्राचीन काल की कुछ शक्तियां यहाँ बस गईं और यहीं की मूल निवासी बन गईं। धीरे धीरे वे यहाँ के संरक्षक बन गए थे। ये 7 एब्सोल्यूट सिटी धीरे धीरे विभिन्न प्राचीन युगों के बीच सूचना और संसाधनों के लिए एक व्यापारिक शहर भी बन गया था। परिणाम स्वरूप यह अत्यंत समृद्ध हो गया था। यहाँ तक कि शक्तिशाली राक्षसी युग ने भी 7 निरपेक्ष शहर पर अपनी नजरें नहीं जमाई थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि इस शहर के मूल निवासी कितने डरावने थे, बल्कि यह अफवाह थी कि 7 एब्सोल्यूट सिटी लॉर्ड की ताकत थी। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जब 7 एब्सोल्यूट सिटी पहली बार स्थापित की गई थी, तो इसे वास्तव में कई प्राचीन युगों की संयुक्त सेनाओं ने घेर लिया था। एक साधारण नगर स्वामी प्राचीन युगों की तुलना कैसे कर सकता है? 7 एब्सोल्यूट सिटी लॉर्ड्स सेना केवल एक 7 निरपेक्ष शहर भगवान इसे ले सकते थे। हालांकि इन महान प्राचीन युगों के हाथ मिलाने की परिस्थितियों में 7 एब्सोल्यूट सिटी अभी भी ऊंचा खड़ा था। यह इस हद तक था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में एक अतुलनीय व्यक्ति ने कार्रवाई की। उसने अपनी ताकत से इन चंद लोगों की संयुक्त सेना को हरा दिया और अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला। अंत में इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे सीधे पीछे हट गए। ये व्यक्ति प्रसिद्ध 7 एब्सोल्यूट सिटी लॉर्ड था। वह व्यक्ति भी था जिसके पास पूरे 7 एब्सोल्यूट सिटी में वास्तविक शक्ति थी। 7 एब्सोल्यूट सिटी लॉर्ड की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता था।
वे केवल इतना जानते थे कि वह बहुत ताकतवर था। वह अकल्पनीय रूप से मजबूत था। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि सेवन एब्सोल्यूट सिटी में कोई भी सेवन एब्सोल्यूट सिटी लॉर्ड की आकृति नहीं पा सका, बस उसकी मूल प्रतिष्ठा हर किसी को रोकने के लिए पर्याप्त थी। जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि 7 पूर्ण सिटी लॉर्ड गिर गए हैं, कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे इसके लिए इच्छुक हों। संपत्ति। इसलिए यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां विभिन्न युगों के लोग आना पसंद करते थे। वे सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते थे। वे ऐसे कई संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते थे जिनकी उन्हें सामान्य समय में आवश्यकता नहीं थी, उन संसाधनों के लिए जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। जो कोई भी यहाँ आ सकता था, यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति जो लापरवाही से घूम रहा था, कम से कम सम्राट स्तर का था। जो सम्राट नहीं थे, उनके लिए अराजकता से पार पाना असंभव था। जो सम्राट नहीं थे, वे मूलतः स्थानीय देशी शक्तिशाली लोगों के वंशज थे। जहां तक कुछ हैसियत वाले लोगों की बात है, यह मूल रूप से केवल स्वर्गीय मास्टर्स के लिए ही संभव था। ये ज़िवेन शहर की सबसे बड़ी सराय के एक कमरे में बादल के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी लगातार सांसें चल रही थी। काफी देर के बाद उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी थी, लेकिन थोड़ी कड़वी मुस्कान भी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जिस बात से उसे खुशी हुई वह ये थी कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ लड़ाई से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था। उसने मूल रूप से सोचा था कि 5वें क्षेत्र की बाधा को वास्तव में पार करने के लिए उसे लंबे समय की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक सफलता हासिल की थी। मून सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ लड़ाई में ये ज़िवेन मानव एकीकरण राज्य की मदद से उसके साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। अंत में ये ज़िवेन ने उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। हालांकि साथ ही उन्होंने इस शक्ति का उपयोग पहले से ही उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की महिमा का अनुभव कराने के लिए भी किया था। उसने कई लोग देखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। निस्संदेह उसके पास युद्ध के दौरान सब कुछ रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह हर चीज को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए रहस्यमय स्थान पर भरोसा कर सकता था। वो हर मिनट और हर सेकंड हर चीज को रिकॉर्ड करने और उसे परिष्कृत करने में सक्षम होगा। चूंकि यह एक उच्च स्तर की लड़ाई थी, हर मुक्का और हर किक ये ज़िवेन के लिए एक नई तरह की समझ थी। अब वे अंतर्दृष्टियां जिनके बारे में पिछली लड़ाई के दौरान सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था, रहस्यमय स्थान द्वारा विश्लेषण किए जाने के बाद अचानक उसके दिमाग में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। जिस बाधा को उसने मूल रूप से महसूस किया था, उसे तोड़ना बेहद कठिन और असंभव था, इस ज्वार जैसी समझ के तहत ढह गई। इसलिए ये ज़िवेन लगभग बिना किसी कठिनाई के चौथे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र तक पहुंच गई। एम्पायरियन क्षेत्र में खेती करने के बाद से यह उसके लिए अब तक की सबसे आसान सफलता हो सकती है। उसकी नींव काफी मजबूत थी और उसने युद्ध में अपनी अंतर्दृष्टियों को भी जबरदस्ती समझ लिया था। सब कुछ तैयार था, बस नाव को धारा के साथ धकेलना ही बाकी रह गया था। ठीक उसी तरह वह इतनी आसानी से 5वें क्षेत्र में पहुंच गया। कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। ये लड़ाई लगभग उसके हजारों वर्षों या दसियों हजार वर्षों तक खेती करने के बराबर थी। निस्संदेह ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसका पिछला संचय वास्तव में पर्याप्त था। वह 5वें लोक के शिखर पर पहुंच गया था, अन्यथा ये किसी भी स्थिति में असंभव होता। मूल रूप से 5वें क्षेत्र में कदम रखने से उसे बेहद खुशी होनी चाहिए थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह 5वें दायरे में कदम रखता है, तो उसकी लड़ने की ताकत भी नाव को धारा के साथ धकेल देगी और 6ठे दायरे में कदम रखेगी। 7वें क्षेत्र से ऊपर के उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर्स को छोड़कर ये ज़िवेन लगभग अजेय और निडर थे। एक कदम आगे और वह 7वें क्षेत्र का स्वर्गीय स्वामी बन जाएगा। तब वह वास्तव में ईस्टर्न हेवनली मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होगा। उसे किसी मध्य स्वर्गीय गुरु की सिफारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक मध्य स्वर्गीय मास्टर की तरह वह पूर्वी स्वर्गीय मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था।
वास्तव में किसी ने भी उन्हें मध्य स्वर्गीय मास्टर के पद के लिए अनुशंसित नहीं किया था। इसका एकमात्र कारण ये था कि वह काफी ताकतवर था। उनकी ताकत के स्तर पर ये किसी भी सिफारिश से अधिक उपयोगी था। हालांकि सपने खूबसूरत थे, वास्तविकता ये थी कि हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिली थी, लेकिन उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। 1 महीने तक स्वस्थ रहने के बाद वह थोड़ा ही ठीक हुआ था। यदि यह कहा जाता है कि वह पहले किसी स्वर्गीय गुरु का आकस्मिक रूप से सामना कर सकता था, तो उसकी वर्तमान ताकत कम से कम स्वर्गीय मास्टर प्रथम क्षेत्र की ताकत के बराबर थी। हालांकि यह पहले से ही बुरा नहीं था, फिर भी यह उसके वर्तमान दायरे से बहुत दूर था। वह कैसे संतुष्ट हो सकता था? इसके अलावा यह 7 एब्सोल्यूट सिटी एपोच युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर आदिम अराजकता में डूबा हुआ था। उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। पहले तो वह दहशत में था, इसीलिए वह इस 7 एब्सोल्यूट सिटी में आए थे। उसने अपनी आभा को छुपाने के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का इस्तेमाल किया था और खुद को प्राचीन युग के विशेषज्ञ के रूप में प्रच्छन्न किया था। मार्शल युग के एक व्यक्ति के रूप में, यदि वह अपने मूल स्वरूप के साथ इस 7 एब्सोल्यूट सिटी में आता है, तो उसे अनिवार्य रूप से निशाना बनाया जाएगा। हालांकि 7 एब्सोल्यूट सिटी ने कभी नहीं कहा था कि मार्शल युग के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। ये लगभग एक मौन नियम था। ये प्राचीन काल के लोगों का क्षेत्र था। वर्तमान मार्शल युग के एक विशेषज्ञ के रूप में, यदि कोई कारण नहीं होता तो वह आम तौर पर यहाँ नहीं आते। इसके अलावा प्राचीन युग और मार्शल युग के बाद से अब तक लड़ाई हुई थी, कई विशेषज्ञ गिर गए थे। दोनों पक्षों में पहले से ही एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत थी। इसे सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। ये ज़िवेन को इसे सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सब अस्तित्व की खातिर था। जब वह अपने चरम पर थे तो उन्हें कोई डर नहीं था। यहाँ तक कि अगर अन्य लोग उस पर कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो उन्हें ये देखना होगा कि क्या उनमें ऐसा करने की ताकत है। अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो उसे सावधान रहना होगा। सावधान रहना सबसे अच्छा था। 5वें दायरे में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन की पुनर्प्राप्ति गति थोड़ी बढ़ गई थी। नहीं तो 1 महीने में उसने इतनी प्रगति नहीं की होती। उनके मूल अनुमान के अनुसार इस स्थिति तक पहुंचने में कुछ दशकों या यहाँ तक कि 100 वर्षों से भी अधिक समय लगेगा। उनका दायरा बढ़ने के बाद कई मार्शल आर्ट की उनकी समझ भी बढ़ गई। उनके ठीक होने की गति काफी तेज थी। अब मेरे पास मुश्किल से खुद को बचाने की ताकत है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूँ, तो मैं इसे थोड़े समय में नहीं कर पाऊंगा। मैं इस 7 एब्सोल्यूट सिटी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मुझे एक ढूंढना होगा, एक प्रारंभिक अराजकता मानचित्र खरीदने और युद्ध क्षेत्र में लौटने का तरीका। ये ज़िवेन ने जाने से पहले तुरंत एक प्रारंभिक अराजकता मानचित्र खरीदने का फैसला किया। हालांकि वह प्रारंभिक अराजकता में दिशा नहीं बता सका, लेकिन यह अलग था। हाथ में एक आदिम अराजकता मानचित्र के साथ कुछ शहरों का स्थान, कुछ स्थान जहां क्रूर आदिम अराजकता वाले जानवर घूमते थे, और कई वर्जनाएं और महत्वपूर्ण बिंदु उस पर अंकित होंगे। ये ज़िवेन के लिए, जो वर्तमान में गंभीर रूप से घायल थे, ये स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। अपना मन बनाने के बाद ये ज़िवेन सीधे क्लाउड बेड से उतर गया, धक्का देकर दरवाजा खोला और इस कमरे के अलग थलग स्थान से बाहर चला गया। फिर उसने लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए लापरवाही से एक ढांचा बिछा दिया। उसके बाद ही वह नीचे गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन बाहर से देखने पर यह सराय एक साधारण सराय की तरह दिखती थी। इसमें केवल 2 मंजिलें थी, लेकिन वास्तव में अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। इसे कई आंतरिक स्थानों में विभाजित किया गया था, और यह बिना किसी दबाव के एक ही समय में हजारों लोगों को समायोजित कर सकता था। ये पूरे 7 एब्सोल्यूट सिटी में सबसे बड़ी सराय थी। विभिन्न प्राचीन युगों के विशेषज्ञ 7 एब्सोल्यूट सिटी में आएंगे और वहां रहेंगे। नीचे जाने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत वेटर को सराय में बुलाया।
ये वेटर भी स्थानीय मूल निवासी था। ये जिवेन को नहीं पता था कि वह किस जाति से है। उसके शरीर का अधिकांश भाग वास्तव में पारभासी था। मैं तुम्हारे सर के लिए क्या कर सकते हैं? वेटर ने जल्दी और ध्यान से कहा। हालांकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि जो मेहमान अराजकता को पार करके यहाँ आ सकते हैं, वे सामान्य लोग नहीं थे। यह इस तरह है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सेवन एब्सोल्यूट सिटी में कोई जगह है जो अराजकता के नक्शे बेचती है? ये जिवेन से पूछा। वह जानता था कि इस सेवन एब्सोल्यूट सिटी में लक्ष्यहीन तरीके से इधर उधर खोजने के बजाय इन जानकार परिचारकों से पूछना बेहतर नहीं हो सकता है। प्रिय ग्राहक, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। प्राइमल कैश मैप ज्यादातर जगहों पर नहीं बेचा जाता है। हालांकि जहां तक मुझे पता है, कोई शहर के सबसे बड़े किराना बाजार में प्राइमल कैश मैप बेच रहा है, वेटर ने कहा। फिर उन्होंने बड़े उत्साह से किराना बाजार की दिशा बताई। हाँ, ये तुम्हारा इनाम है। ये जिवेन ने लापरवाही से वेटर को इनाम दिया। वेटर ने तुरंत कृतज्ञता के आंसू बहाए और बार बार उसे धन्यवाद दिया। ये जिवेन कौन थे? वह एक उच्च और शक्तिशाली दिव्य गुरु थे। भले ही यह एक आकस्मिक इनाम था, यह उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। वेटर जिसकी खेती दाव पुष्टिकरण दायरे तक भी नहीं पहुंची थी। जब वह दोबारा होश में आया तो उसने पाया कि ये जिवेन उसके सामने से गायब हो गई थी। वह सीधे लॉबी से गायब हो गए। इस समय लॉबी में लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये जिवेन कैसे गायब हो गई। उन्हें बस यही लगा कि वह एक झटके में गायब हो गया। बहुत से लोग उस चेहरे को अपने दिलों में अंकित करने से खुद को नहीं रोक सके जो उन्होंने अभी देखा था। वे जानते थे कि यह एक और व्यक्ति है जिसे वे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने सबसे पहले उपस्थिति को याद किया ताकि अगली बार अगर उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाई तो उन्हें पता न चले। इनमें से कई लोग प्राचीन युग के शक्तिशाली व्यक्ति थे। प्रारंभिक अराजकता को पार करने में सक्षम होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि वे कुछ बड़े शॉट नहीं लगा सकते, अन्यथा उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जब ये जिवेन फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही किराना बाजार में था। इसे किराने का बाजार इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हर तरह की चीजें बेची जाती थी। यह एक ऐसा बाजार था जो स्वतःस्फूर्त रूप से बना था और सेवन एब्सोल्यूट सिटी में कोई भी इसे प्रबंधित करने के लिए नहीं आया था। इसलिए यहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन इसी तरह अगर कोई अंधा था और उसे धोखा दिया गया था तो तर्क करने की कोई जगह नहीं थी। सब कुछ अपनी क्षमता पर निर्भर था। जो लोग यहाँ चीजें खरीदने आ सकते थे वे मूलतः अच्छी दृष्टि वाले लोग थे। लेकिन जो अधिक दुर्लभ था वह इन विशेषज्ञों को उनकी नाक के नीचे धोखा देने में सक्षम होना था। ये काफी दिलचस्प है, ये जिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ये जिवेन ने अभी अभी बाजार में प्रवेश किया था और अपनी तीव्र श्रवण क्षमता के कारण वह स्टॉल मालिकों की चीखें सुन सकता था। हालांकि इस समय बहुत शोर था और अनगिनत आवाजें थी, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। एक झटके में वह पहले ही पूरे बाजार में कई स्टॉलों पर बेची जा रही अधिकांश चीजों को समझ चुका था। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। यहाँ की ज्यादातर चीजें उनके ध्यान देने लायक नहीं थी। हालांकि उनमें से कई सामान्य संप्रभु सम्राटों के लिए दुर्लभ खजाने थे, लेकिन उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं था। हालांकि एक व्यक्ति की चिल्लाहट ने उसकी रुचि को पूरी तरह से जगा दिया। ग्रीन वुड युग का एक वुड एजियो ड्रैगन। यदि आप इसे चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। ये सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। यह एक सस्ता सौदा है। लकड़ी नीला ड्रैगन। वुड एजियो ड्रैगन के बारे में कुछ जानकारी अचानक ये जिवेन के दिमाग में आई। ये वुड एजियो ड्रैगन ग्रीन वुड युग का सर्वोच्च खजाना था। यह अत्यंत दुर्लभ था, यहाँ तक कि संपूर्ण ग्रीन वुड युग में भी। सातवें स्वर्ण युग की तरह ग्रीन वुड युग भी 5 तत्व युग गठबंधन का एक हिस्सा था। ये वर्तमान मार्शल युग में लकड़ी से जुड़े सभी कानूनों का स्रोत भी था। ये वुड एजियो ड्रैगन एक प्रकार का प्राकृतिक खजाना था जो ग्रीन वुड युग की ग्रीन वुड उत्पत्ति से पैदा हुआ था।
हालांकि इसे वुड एजियो ड्रैगन कहा जाता था, यह एक जीवित प्राणी नहीं था, या यूं कहें कि एक जीवित प्राणी था जिसे अभी बदलना बाकी था। वुड एजियो ड्रैगन शरीर पर किसी भी चोट को ठीक करने और किसी की खेती को बढ़ाने में सक्षम था। ये निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना था। जिसने भी इसे प्राप्त किया वह संभवतः इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा यदि इस वुड एजियो ड्रैगन के पास पर्याप्त अवसर होते और इसे दूसरों द्वारा नहीं पकड़ा जाता, तो ये कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद ड्रैगन बन सकता था। एक बार जब इस प्रकार का वुड एजियो ड्रैगन बन गया, तो ये तुरंत एक संप्रभु सम्राट के समकक्ष बन जाएगा। ये बेहद अविश्वसनीय था। दुनिया निष्पक्ष थी। वुड एजियो ड्रैगन जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को जन्म से एक निश्चित अवस्था में पहुंचने पर क्लेशों की परतों का सामना करना पड़ेगा, और वे सभी प्रकार के बाहरी क्लेशों को आकर्षित करेंगे। बस पावर हाउसों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण वुड एजियो ड्रैगन जैसा खजाना पहले से ही अस्तित्व में आने तक जीवित रहने में असमर्थ था। ये कहा जा सकता है कि पूरे ग्रीनवुड युग में केवल 2 या 3 वुड एजियो ड्रैगन ही ड्रैगन बनने में सफल रहे। हालांकि बिना किसी अपवाद के ये सभी ग्रीनवुड युग में प्रमुख पात्र बन गए। हालांकि ये दौड़ छोटी थी, उनमें से प्रत्येक एक प्रमुख पात्र था। ये विश्व की निष्पक्षता का भी प्रतीक था। अनेक क्लेशों के कारण एक बार जब यह आकार ले लेगा तो यह विश्व को हिला देने वाला अस्तित्व होगा। हालांकि अगर मार्शल युग में वुड एजियो ड्रैगन जैसा कुछ दिखाई देता, तो ये कई स्वर्गीय लोगों को आकर्षित करता, इसके लिए लड़ने के लिए सम्मानित। ये बेहद कीमती था। अब ये वास्तव में इसे सड़क पर बेच रहा था। ये कहा जा सकता है कि सड़क पर बिकने वाली चीजें इस वुड एजियो ड्रैगन जितनी कीमती नहीं हो सकती है। इस विचार को मन में रखते हुए ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे इस स्टॉल के सामने पहुंच गई। इस दुकान का मालिक एक मानव सदृश प्राणी था जिसकी पसलियों पर एक जोड़ी पंख थे। उसका मुंह बाज की चोंच जैसा था, लेकिन यह उसके पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था। वह पहले ही संप्रभु सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था और काफी असाधारण था। हालांकि ये जिवेन के सामने यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। दोस्त, आप भी यहाँ वुड एजियो ड्रैगन देखने आए हैं, है ना? आपका स्वाद वाकई अच्छा है। स्टॉल मालिक झट से आगे आया और बोला। वुड एजियो ड्रैगन वास्तव में कीमती था, लेकिन समस्या ये थी कि यह बहुत कीमती था। आम लोग तो इसका नाम सुनकर ही डर जाते होंगे। उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वे इसे खरीदेंगे। जहां तक इसे बलपूर्वक लूटने की बात है तो यह एक मजाक होगा। हालांकि यहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन 7 एब्सोल्यूट सिटी में अभी भी बुनियादी नियम थे। अन्यथा यहाँ व्यापार करने का साहस कौन करेगा? 7 एब्सोल्यूट सिटी कई प्राचीन युगों के संयुक्त हमलों को विफल कर सकता है। हालांकि यह 7 एब्सोल्यूट सेज की सर्वोच्च शक्ति पर निर्भर था, लेकिन 7 एब्सोल्यूट सिटी के पास जो ताकत थी वह कई लोगों के लिए 2 बार सोचने के लिए पर्याप्त थी। आसपास के कई स्टॉल मालिकों ने ये जिवेन को दिलचस्पी और थोड़ी दया की नजर से देखा। ये जिवेन थोड़ा भ्रमित था, लेकिन जब उसने वास्तव में इस वुड एजियो ड्रैगन को देखा तो उसे समस्या का पता चला। ये वुड एजियो ड्रैगन वास्तव में मर चुका था। हालांकि यह वुड एजियो ड्रैगन दिखने में लकड़ी की क्यूई से भरा हुआ था और यह एक हाथ के आकार के बारे में था। यह सजीव लगता था और यह किसी भी समय उस छोटे बक्से से बाहर उड़ जाता था जिसमें यह था। वास्तव में अंदर की जीवन शक्ति काट दिया गया था। किसी ने इसमें बची हुई लकड़ी क्यूई को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। यह तकनीक बहुत प्रभावशाली थी। साधारण सम्राट इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और केवल दिव्य गुरु ही इसे देखने में सक्षम हो सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, ये जिवेन को अचानक समझ आ गया। वह तुरंत समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे सस्ते में बेचने के लिए कहा। यदि कीमत बहुत अधिक होती तो ये सेलेस्टियल मास्टर्स को आकर्षित करती। दिव्य गुरुओं की दृष्टि से वे उसकी चालों को समझने में सक्षम हो सकते हैं। यदि उसने इसे सम्राटों को बेच दिया तो सामान्य सम्राट इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे, तो वह इसे सस्ते में भी बेच सकता है।
उसने शायद येज़िवेन की वर्तमान उपस्थिति को देखा और सोचा कि वह केवल एक सम्राट था। यदि वह एक दिव्य गुरु होता तो वह इस तरह नहीं दिखता। एक दिव्य गुरु की आभा के साथ वह इसे दूर से महसूस कर सकता था। इसके अलावा किसी दिव्य गुरु को उसके सामने दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आसपास के स्टॉल मालिक इस तरह फैल जाएंगे। शायद उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। हालांकि किसी ने भी येज़िवेन को याद नहीं दिलाया, क्योंकि वे सिर्फ अपने दरवाजे के सामने बर्फ साफ कर रहे थे और दूसरे लोगों की छत पर जमी बर्फ की परवाह नहीं कर रहे थे। इतनी सी चाल से उसे धोखा देना महज एक मजाक था। जब येज़िवेन मुड़कर जाने वाला था तो उसने अचानक देखा कि जीवन शक्ति का एक टुकड़ा यीवुड एजियो ड्रैगन के प्रतीत होने वाले बेजान कोर के केंद्र पर मजबूती से कब्जा कर रहा है। यह अपने मूल की रक्षा कर रहा था। यदि उसने इसे ध्यान से नहीं देखा होता तो वह इसे चूक गया होता। येज़िवेन ने इस पर करीब से नजर नहीं डाली। ऐसे मूल में जीवन शक्ति कैसे हो सकती है? येज़िवेन ने अचानक थोड़ा भौहें चढ़ा ली, जिससे उनका चेहरा कुछ संदेहास्पद दिखाई देने लगा। स्टॉल के मालिक ने येज़िवेन को कुछ हद तक संदिग्ध रूप में देखा और अचानक सोचा कि येज़िवेन ने कुछ खामियां देखी हैं और उसे कुछ संदेह है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन तुरंत कहा, ताओवादी मित्र, ये वुड एजियो ड्रैगन है। ये ग्रीनवुड युग का खजाना है। मैंने इसे पाने के लिए कई तरीकों का भी इस्तेमाल किया। आप इसे कहीं और नहीं देख सकते। चूंकि ताओवादी मित्र पूछने आया है, आपको वुड एजियो ड्रैगन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आपको इसकी जादुई शक्ति पता होनी चाहिए। अब मेरे पास निपटने के लिए कुछ जरूरी मामले भी हैं और मुझे इससे छुटकारा पाना है। अन्यथा मैं नहीं करूंगा। इतनी अच्छी चीज बेचो। मैं ये भी देखता हूँ कि वह ताओवादी मित्र काफी ईमानदार लगता है, इसलिए मैंने आपसे इतना कुछ कहा। यह एक अच्छा अवसर है। यदि आप इसे चूक गए तो दूसरा नहीं होगा। भले ही आप पूरे 7 एब्सोल्यूट सिटी को उल्टा कर दें, फिर भी आपको दूसरा वुड एजियो ड्रैगन नहीं मिलेगा। बाद इस वुड एजियो ड्रैगन को निगलने से आप कम से कम एक दायरे से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपका भौतिक शरीर भी इन्नेट ग्रीनवुड बॉडी में बदलने में सक्षम होगा। भले ही आप इसे तुरंत ना निगल लें, लेकिन अगर आप इसे रखेंगे तो ये बदल भी सकता है और रूपांतरित भी हो सकता है। तब यह एक सर्वोच्च खजाना होगा। स्टॉल मालिक के लगातार परिचय से येज़िवेन प्रभावित नहीं हुई। अचानक स्टॉल मालिक की बातों से उसे एक पल में कुछ समझ आ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। हाँ, ये स्टॉल मालिक के शब्द ही थे जिसने उसे अचानक कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वुड एजियो ड्रैगन की जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से खत्म हो गई थी, जैसे कि उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। लेकिन वास्तव में जीवन शक्ति का एक कतरा अभी भी था, जिसने शुरू से अंत तक मूल की रक्षा की। यह अपने आप में अनुचित था। अब उसे अचानक समझ आया कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि यह वुड एजियो ड्रैगन रूपांतरित हो रहा था और ड्रैगन बनने के लिए चढ़ने वाला था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वुड एजियो ड्रैगन बनने के लिए कैसे आगे बढ़ा, और ग्रीनवुड युग में बहुत कम सफल वुड एजियो ड्रैगन थे, और उनमें से प्रत्येक एक बड़ा शॉट था। किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए बहुत से लोग नहीं थे जानता था। हालांकि येज़िवेन ने ऐसे कई स्वर्गीय खजाने देखे थे। वे अंतिम क्षण तक पहुंच चुके थे और अंतिम परिवर्तन से गुजर रहे थे। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी सारी जीवन शक्ति मूल में संघनित कर दी थी और परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ड्रैगन में चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखने में ये स्वाभाविक रूप से मृत होने से अलग नहीं था, इसलिए स्टॉल मालिक ने भी इसे नहीं देखा। उसने केवल ये सोचा था कि उसे एक मृत वुड एजियो ड्रैगन मिला है। वह नहीं जानता था कि उसे इस वुड एजियो ड्रैगन की लकड़ी क्यूई को फिर से सक्रिय करने का एक तरीका कहाँ मिला। ये दिखाते हुए कि यह अभी भी जीवित है, लोगों को धोखा देने के लिए तैयार है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह केवल दिव्या खरीदना और मोती लौटाना था।
हालांकि सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन की उत्पत्ति की गहराई में जीवन शक्ति की एक झलक थी। ये जिवेन को तुरंत इसके पीछे का कारण समझ में आ गया। शायद इस सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन का परिवर्तन अंतिम क्षण तक पहुंच गया था और यह ड्रैगन बनने के लिए चढ़ने वाला था। इसलिए इसके मूल में एक दरार दिखाई दी थी और इसमें से जीवन शक्ति का एक टुकड़ा बाहर निकल गया था। वास्तव में मृत लकड़ी की तरह दिखने वाली यह उपस्थिति वुड एजियोर ड्रैगन की आत्म सुरक्षा पद्धति थी। यदि वास्तव में कोई जीवन शक्ति नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से इसे दूसरों द्वारा महसूस नहीं किया जाता और यह सबसे बड़ी सीमा तक अपनी रक्षा कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि इस वुड एजियोर ड्रैगन की किस्मत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी यह अभी भी पाया गया था। अब आखिरकार ड्रैगन बनने के लिए चढ़ने का समय आ गया है। यह अफसोस की बात थी कि अगर यह जिवेन से नहीं मिलता तो यह अभी भी संभव हो सकता था। इसमें कुंजी का पता लगाने के बाद ये जिवेन ने तुरंत कहा, इस वुड एजियोर ड्रैगन की कीमत कितनी है? आप कीमत बताएं। ये जिवेन की बातें सुनकर स्टॉल मालिक ने अचानक कुछ हद तक प्रसन्नचित रूप दिखाया, जबकि आसपास के स्टॉल मालिकों ने कुछ हद तक दयनीय रूप दिखाया, जाहिर तौर पर यह सोचकर कि ये जिवेन को अंततः मूर्ख बनाया गया था और दूसरों द्वारा धोखा दिया गया था। स्टॉल मालिक ने अपने दिल में खुशी को रोकने की पूरी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे केवल एक इंपीरियल लॉर्ड दाव आर्टिफैक्ट या समकक्ष मूल्य की संपत्ति चाहिए। वह नहीं जानता था कि यह वुड एजियोर ड्रैगन कितने समय से उसके कब्जे में था, लेकिन अब आखिरकार उसके पास इससे छुटकारा पाने का एक रास्ता था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि ये जिवेन क्या सोच रहा था। वास्तव में यदि इस स्टॉल मालिक ने इस सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन को कुछ समय के लिए अपने हाथों में रखा होता तो इस सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन की जीवन शक्ति और अधिक तीव्र हो जाती और वह इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो जाता। शायद उसने इसे इस तरह नहीं बेचा होगा। ठीक है, ये जिवेन मामले को जटिल नहीं बनाना चाहते थे। मात्र संप्रभु दाववादी उपकरण उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपनी आंतरिक दुनिया से एक लंबी कृपाण निकाली। ये भी सम्राट लॉर्ड द्वारा छोड़ दिया गया था जिसे उसने मार डाला था और अब वह इसका उपयोग येमू ग्रीन ड्रैगन के बदले में कर रहा था। स्टॉल मालिक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी नजर वाकई बहुत अच्छी है फेलो डाविस्ट। उसने लंबी कृपाण ली और उसे दूर रखने के बाद उसने सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन ये जिवेन को सौंप दिया। आखिरकार ये जिवेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरा वुड एजियोर ड्रैगन प्राप्त किया। मूलतः वह अभी भी अपनी चोटों से बहुत व्यथित था। अब जब उसे सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन प्रदान किया गया तो ये स्वर्ग द्वारा उसकी मदद करने के बराबर था। सेकंड वुड एजियोर ड्रैगन की मदद से उसे बहुत जल्दी ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। वह इस बार मून सिटी को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई नहीं चुकेगा। चूंकि उनका पहले से ही पूर्वी स्वर्गीय भगवान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा था, तो उन्हें कुछ व्यवहारिक करना था। अगली अवधि में एक प्रमुख घटना के रूप में मून सिटी को पुनः प्राप्त करना संभवतः लंबे समय तक उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसा मामला श्रेय लेने का था तो पीछे कैसे हट सकते थे। जो लोग मुसीबत से डरते थे उनके लिए मून सिटी को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई खतरों से भरी थी और अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे मर सकते थे। हालांकि ये जिवेन जैसे लोगों के लिए ये योगदान देने के लिए एक अच्छी जगह थी। इसके अलावा ये जिवेन बहुत स्पष्ट थे कि यद्यपि शैतान युग बहुत मजबूत लगता था और कई प्राचीन युगों का नेतृत्व कर सकता था, वास्तव में यह अभी भी मार्शल युग जैसे वर्तमान युग के लिए अतुलनीय था। भले ही शैतान युग जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा था, लेकिन समय समय पर स्वर्ग और पृथ्वी का महान विघटन उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता था। उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने की जरूरत थी, अन्यथा लोगों को बढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। पुराने प्राचीन युगों द्वारा उन पर तुरंत हमला किया जाएगा। फॉर्चून गॉड राजवंश ने विदेशी प्राणियों को दबाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। अधिकांश ऊर्जा वास्तव में विदेशी प्राणियों को दबाने के लिए उपयोग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फॉर्चून गॉड राजवंश का क्षेत्र ढह न जाए।
अन्यथा फॉर्चून गॉड राजवंश की शक्ति से वे प्राचीन युग पर पलटवार कर सकते थे। भले ही उन्होंने उस समय मध्य स्वर्गीय भगवान जैसी चालों का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी वे बलपूर्वक शैतान युग को उखाड़ फेंक सकते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्हें भी वैसी ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। वुड एजियो ड्रैगन के बिना ये ज़िवेन की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ इस चोट से उबरने में 100,000 से अधिक वर्ष लग सकते हैं। इस बार मून सिटी लॉर्ड से लड़ने से उन्हें काफी फायदा हुआ था। उनकी साधना 5वें क्षेत्र तक पहुंच गई थी। हालांकि ये ज़िवेन की राय में इसे केवल दोनों पक्षों के लिए नुकसान माना जा सकता है। जहां तक 5वें क्षेत्र में प्रवेश करने की बात है, इसे अधिक से अधिक छद्म आशीर्वाद के रूप में माना जा सकता है। हालांकि वह अभी भी उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मून सिटी लॉर्ड बहुत घमंडी था। उसे किसी योजना या युक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उसने आपको कुचलने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्ण शक्ति के सामने चाहे वह किसी भी प्रकार की योजना हो, बेकार थी। हालांकि ये ज़िवेन की वर्तमान ताकत वास्तव में मून सिटी लॉर्ड से कमतर थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था। वह लगभग हार चुका था। कहा जा सकता है कि वह मौत से बाल बाल बचे थे। देर सवेर उसे अपना बदला मिलेगा। हालांकि अल्पावधि में कोई अन्य रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह अपनी चोटों से उबर भी गया तो शायद उसे डेविल एरा के बेस कैंप में परेशानी नहीं होगी। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। उनके जैसे उत्कृष्ट स्वर्गीय भगवान इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। देर सवेर वे फिर मिलेंगे। जरा ठहरिए। जब ये ज़िवेन वुड एजियो ड्रैगन को अपनी आंतरिक दुनिया में रखने वाला था, तो स्टॉल मालिक तुरंत चिल्लाया, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। ये ज़िवेन का चेहरा अचानक उतर गया और उसने उसकी ओर उदासीनता से देखा। आसपास के स्टॉल मालिक कुछ अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उसने स्पष्ट रूप से उन्हें सफलतापूर्वक धोखा दिया था। उसने ये क्यों कहा कि वह इसे अभी नहीं बेच रहा है? अरे बेटा, मैं पूरे दिन हंसों का शिकार करता रहा हूँ, लेकिन वास्तव में एक हंस ने मेरी आंख में चोंच मार दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? स्टॉल मालिक ने कहा। उनके हाव भाव बेहद उग्र और थोड़े गुस्से वाले थे। जाहिर है वह समझ गया था कि वुड एजियो ड्रैगन शायद अभी मरा नहीं है। हालांकि उन्होंने वास्तव में इतना दुर्लभ खजाना छोड़ दिया था कि स्वर्गीय आदरणीय भी केवल एक शाही लॉर्ड स्तरीय दाव कलाकृति के साथ लड़ेंगे। उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। ये ज़िवेन के चेहरे पर कुछ हद तक खुशी के भाव झलक रहे थे। ये बहुत सामान्य था। वुड एजियो ड्रैगन खरीदने के बाद कौन ऐसा नहीं होगा? आदतन उसने बस वुड एजियो ड्रैगन को ध्यान से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वास्तव में इसमें जीवन शक्ति का पुट था। वह निश्चित रूप से कारण नहीं था उसके द्वारा। हालांकि उसने इतनी गहराई से नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि वुड एजियो ड्रैगन करीब खेती में था और जल्द ही ड्रैगन बन जाएगा। यह एक संकेत था कि वह बाहर आने वाला था। हालांकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि बीच में कोई चाल थी। वह तुरंत क्रोधित और नाराज हो गया। वह पुराना ठग था, परंतु वास्तव में वह ठगा गया था। यह क्या था? ये चेहरे पर एक तमाचा था और यह जोर से तमाचा भी था। आप क्या करना चाहते हैं? ये ज़िवेन तुरंत समझ गया। निश्चित रूप से स्टॉल मालिक ने उसे देख लिया था। हे, इसे आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो। मैं इस वुड एजियो ड्रैगन को नहीं बेचूंगा। यदि तुम इसे आज्ञाकारी रूप से सौंपोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करूंगा। तुमने मुझे यहाँ धोखा देने की हिम्मत की। तुम्हें होना ही चाहिए, जीने से थक गया। स्टॉल मालिक ने व्यंग्य के साथ कहा। ओह, ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी भरोसा करने के लिए कुछ है, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसने यहाँ एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन वास्तव में यह कोई चाल नहीं थी। इस जगह पर क्या ये केवल व्यक्ति की आंखों को देखने की बात नहीं थी? अगर वह अंधा था तो उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा इस स्टॉल मालिक के बारे में ये ज़िवेन की धारणा पहले से ही बेहद खराब थी।
एक प्रतिष्ठित सम्राट लॉर्ड और एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ऐसा काम करना काफी शर्मनाक था। असफल होने पर उसने वास्तव में उसे जबरदस्ती वापस छीन लिया। किसके हाथ में कुछ तुरुप के पत्ते नहीं हैं। आप जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए यह बेकार है, भले ही आप मजबूत हो। यदि आप एक ड्रैगन हैं, तो आपको कुंडली मारकर बैठना होगा। यदि आप एक बाघ हैं, तो आपको लेटना होगा। यह आपके लिए अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की जगह नहीं है। स्टॉल मालिक ने ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है, वह येज़ेवेन को हराने के लिए कृतसंकल्प था। उनकी राय में, येज़ेवेन थोड़ा अधिक शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड थे। उसने ऐसे कई लोगों को देखा था और अंततः उसे फिर भी नुकसान उठाना पड़ा। उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया था। एक सम्राट लॉर्ड दाउटूल निस्संदेह उनके जैसे सम्राट लॉर्ड के लिए अप्रत्याशित लाभ था। अन्यथा उनके जैसा सम्राट भगवान ऐसा काम करने के लिए कैसे नीचे गिर सकता था। बेवकूफ, येज़ेवेन ने व्यंग्य किया, मुझे परवाह नहीं है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। एक कहावत है कि आप कुछ लोगों को नाराज नहीं कर सकते। आज आप न केवल येमुएजो ड्रैगन के कारण अंधे हैं, बल्कि इस मामले की कीमत के कारण भी अंधे हैं। आपकी जिंदगी है। क्या कहा आपने? स्टॉल मालिक अचानक उग्र हो गया। इस समय येज़ेवेन ने फिर भी उसे धमकी देने का साहस किया। अचानक वह हैरान और क्रोधित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक फट गया और खून की धुंध के बादल में बदल गया। उसकी आंतरिक दुनिया की चीजें भी येज़ेवेन ने छीन ली। जिसने भी ये दृश्य देखा वह चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि येज़ेवेन ने कैसे अपना कदम उठाया। वे केवल इतना ही जानते थे कि उसने एक नजर डाली और स्टॉल मालिक तुरंत भड़क गया। येज़ेवेन ने व्यंग्य किया और अपनी उदासीन अभिव्यक्ति को बहाल किया। हालांकि वह अब एक मैदान में बाघ था, लेकिन वह कुत्ते द्वारा सताए जाने की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।